हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइए समझते हैं। देखिए, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में क्या है कि 1942 में जे मेयर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी। उनका ये कहना था कि हीट और मैकेनिकल वर्क आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर एंड कैन बी कन्वर्ट टू वन एंड अनदर फॉर्म। ठीक है, तो उन्होंने ये थ्योरी दी। उसके बाद में 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर जूल्स ने एक रूल इस्टेब्लिश्ड किया, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ भी कहते हैं और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहते हैं। तो जूल्स का ये कहना था कि हीट और मैकेनिकल वर्क, आप अगर मैकेनिकल वर्क करके हीट प्रोड्यूस करें, मैकेनिकल वर्क जनरेट करके हीट प्रोड्यूस करें। कैसे? जैसे आप ये हाथ अगर रब करें तो हम क्या देखते हैं कि मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं और वहाँ से हीट बन रही है। या फिर हम हीट से मैकेनिकल वर्क करें, जैसे हम स्टीम इंजन चलाते हैं, वहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट देते हैं और वहाँ से कुछ हम मैकेनिकल वर्क करते हैं। तो इन दोनों का जो आपस में कन्वर्जन है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, वो एक उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जूल्स ने क्या कहा था, heat is converted when heat is converted into mechanical energy और mechanical energy is converted into heat. The ratio of work done is constant। तो वर्क डन का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इज कांस्टेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि भाई मैकेनिकल वर्क वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, एनर्जी के। आप जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी। अब यहाँ से जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया तो हमने लिखा यहाँ पर कैपिटल जे और यहाँ पर क्यू। इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है ना, या इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ भी हम इसको प्रपोज्ड करते हैं। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ गई कि W/Q इक्वल्स टू क्या हो गया, J। ये रिलेशन हमको मिलता है, W/Q इक्वल्स टू क्या हो गया, J। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो ये है, तो जूल्स का एक और ये कहना था कि भाई 1 कैलोरी हीट जनरेट करने के लिए किसी बॉडी को 4.18 जूल मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। 4.18 जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलता है, तो 1 कैलोरी हीट जनरेट करने के लिए हमको कितना मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, 4.18 जूल। इसको हम इस तरीके से 4.2 भी लिख लेते हैं जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है। तो यही था मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है कि मैकेनिकल वर्क और हीट जो है ना, आपस में हम हीट को कन्वर्ट करें मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करें हीट में, दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हमको जे की जो वैल्यू मिलती है वो W/Q मिलती है। नोट करें इसको। अब हम लेते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में हमें 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ना होते हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। तो देखते हैं, देखिए क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशन। व्हेन वाटर इज स्ट्रीम फॉल्स हाइट h देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेज स्लाइटली। मतलब क्या है कि देखिए, जब वाटर जो अगर ऊपर से बहता है, झरने से अगर नीचे आ रहा है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी है। भाई वो हाइट पे है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी से अगर उसमें वर्क हो रहा है, वो नीचे आ रहा है, उसमें वर्क हो रहा है, mgh वर्क हो रहा है, मतलब उसमें वर्क हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हीट और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वाटर इज स्ट्रीम फॉल्स हाइट h से अगर गिरता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में और उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ता है। भाई जब हीट में कन्वर्ट होगी तो कुछ टेम्परेचर राइज होगा, तो कितना राइज होगा वो हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल्स टू J इंटू क्यू। ये क्या है, वर्क डन। अब वर्क डन मैकेनिकल वर्क है ये, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी।
ये क्या है, जूल्स लॉ, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का कोफिशिएंट, और ये क्या है, हीट एनर्जी। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh मास, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हाइट, और ये क्या है, जूल कांस्टेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और ये क्या है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा, ये Q है और ये चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये लिख दिया मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और थीटा राइज इन टेम्परेचर। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करा तो देखिए ये मास और ये मास कैंसिल हो जाएगा, मास और मास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, डेल्टा थीटा GH अपॉन JS, इतने डिग्री टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अभी हमको इसको करना है क्वेश्चन, इसमें अभी आएंगे न्यूमेरिकल्स आगे। अच्छा, दूसरा इसमें आता है एक काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किस तरीके से होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट। भाई आपने बुलेट को फायर्ड करा तो वो जब गया तो उसके पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब वो सामने किसी पोल से किसी भी स्ट्राइक किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में। हीट में कन्वर्ट हो गया तो कुछ वर्क हुआ, तो उसमें कुछ टेम्परेचर राइज होगा, तो टेम्परेचर ऑफ बुलेट इंक्रीजेस, वो कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू JQ। ये वही मैकेनिकल वर्क इक्वल्स टू हीट एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ, J क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब ये वर्क कौन सा करा, तो काइनेटिक एनर्जी का वर्क करा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पर J, और ये वही हीट एनर्जी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है ना, हीट एनर्जी का फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा। यहाँ पर फिर m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो डेल्टा थीटा मिलेगा, इसको डेल्टा थीटा लिखो, डेल्टा t लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर, थीटा लिखोगे भाई बात वही है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, v²/2 JS पर डिग्री सेल्सियस। तो ये दो क्वेश्चन है, हमको क्वेश्चन समझना है कि कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का लग रहा है, कहाँ पर काइनेटिक का लग रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नोट करें इसको, अब हम लेते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कैलोरीज में ऑफ अ 10 kg मास आफ्टर 41.8 मीटर फोर। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप जो है पोटेंशियल एनर्जी को कैलोरी में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी को मतलब हीट में कन्वर्ट करें अगर 10 kg मास है और वो 41.8 मीटर हाइट से फॉल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर वही कन्वर्जन वाला आ गया, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हमें काम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, एक तो हमें पास मैकेनिकल वर्क है और मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करना है किसमें, हीट में कन्वर्ट करना है। मैकेनिकल कन्वर्ट में अब आपके पास पोटेंशियल है या काइनेटिक है, तो देखिए यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, हाइट है और मास है, तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर मैकेनिकल वर्क लेंगे, मैकेनिकल वर्क जो यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का काम कर रहा है मैकेनिकल वर्क, और वो क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। तो इसको मैं डेल्टा U से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी को। अब मास कितना है, 10 kg, तो 10 ले लिया। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम 10 ले लेते हैं, 9.8 लो या 10 लो, तो हमने 10 ले लिया। और हाइट कितनी ले लेते हैं हम, 41.8 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 4180, ठीक है ना, जूल। ये वर्क की बात है तो ये कितना हो जाएगा, ये जूल में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो आ गई आपके पास क्या है, ये है आपके पास मैकेनिकल वर्क आपने करा, मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इतनी है, जब वो 41.8 मीटर हाइट से गिर रहा है। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये गिर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, तो फिर ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ने यही कहा है ना कि जब भी मैकेनिकल वर्क होगा उतने ही अमाउंट में वो एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो हम इसको कन्वर्ट करना है, तो ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। अब हमको निकालना है हीट कितनी बनेगी, कैलोरी में निकालना है, मतलब हीट निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कन्वर्जन फैक्टर हम जानते हैं, मैकेनिकल वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी। ये भी हमने पढ़ा कि वर्क और हीट एनर्जी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैकेनिकल वर्क को मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को तो मैं क्यू से लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगाएंगे वो कितना हो जाएगा, जे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ये क्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा U/J इक्वल्स टू क्यू। अब
यहाँ पर लिखे हैं डेल्टा यू की वैल्यू कितनी 4180 और हम जानते हैं कि इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है और हम जानते हैं 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूँगा मैं 4.18 कितना वर्क करना पड़ता है, इतना 1 कैलोरी एनर्जी के लिए इतने जूल खर्च करना पड़ता है इक्वल्स टू क्यू। ये हमको पता है ना जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.18 यहाँ पर लिखेंगे कैलोरी। अब यहाँ पर इसको जब आप कैंसिल कर दें, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1000, ठीक है ना 1000 कैलोरी। ये इतनी हीट हम उससे बना पाएंगे। मतलब अगर इतनी ऊंचाई से वाटर गिर रहा है और इतना पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल वर्क कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, तो उससे हीट आपको कितनी मिलेगी 1000 कैलोरी। तो नोट करें इसको। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन और हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 60 kg बॉय रनिंग एट 5 meter per second while playing basketball falls down on the floor and skids along on his legs until he stops. How many calories of heat are generated between his leg and the floor? देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमसे। पहला क्वेश्चन तो वो ये कह रहे हैं कि एक बॉय है जो 60 kg का है, वो 5 किलोमीटर पर स्पीड से भाग रहा है बास्केटबॉल खेलने में। वो गिरता है, तो जब गिरता है तो ज़मीन में और उसका जो पैर टकराते हैं वहाँ से कुछ एनर्जी क्रिएट होती है, हीट एनर्जी क्रिएट होती है। तो वो पूछ रहे हैं कि वो हीट एनर्जी जो क्रिएट हो रही है वो कितनी क्रिएट हो रही है, आपको कैलोरी में बताना है, मतलब हीट एनर्जी बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर और आगे वो चलते हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अज्यूम करना है कि जितनी भी हीट एनर्जी है इज़ कन्फाइंड टू अ वॉल्यूम ऑफ 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इज फ्लैश। मतलब वो कह रहे हैं कि जब वो फिसला तो हमको बस इस बात का ध्यान देना है कि जो उसका जो फ्लैश है, मतलब जितना भी एरिया है उसके पैर का, सिर्फ 2.0 सेंटीमीटर क्यूब इतने वॉल्यूम पे ही हीट एनर्जी निकल रही है। मतलब वहीं तक सीमित है, ज़्यादा फैली नहीं है। मतलब उसके पैर का कुछ हिस्सा जो कि 2 सेंटीमीटर क्यूब है, बस वहीं से आपको वो एनर्जी, उसकी हीट जनरेट हो रही है। ठीक है ना। तो ऑल दिस हीट एनर्जी इज कन्फाइंड टू अ वॉल्यूम ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इज फ्लैश। व्हाट विल बी टेम्परेचर चेंज ऑफ द फ्लैश। तो अब जब हीट एनर्जी वहाँ से कुछ क्रिएट होगी तो उसमें कुछ टेम्परेचर चेंज होगा, वही हमें टेम्परेचर चेंज का उन्होंने कहा है। और हमें डेंसिटी दे रखी है और स्पेसिफिक हीट दे रखी है हमें। ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक लड़का भाग रहा है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी है और मास है, मास और वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है काइनेटिक एनर्जी। अगर मास और हाइट होता है तो क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या है, मास ऑफ बॉय का मास कितना है 60 है। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है बॉय की 5 का स्क्वायर। तो जरा हम इसको अगर सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाएगी 1/2 इंटू 60 इंटू 5 इंटू 5। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 30 टाइम्स हो जाएगा, और 30 इंटू 25 कितना हो जाएगा अभी 300, 600, 750। तो काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगी आपके पास में 750 जूल। 750 जूल एनर्जी है ना, तो ये हो जाएगा 750 जूल। ये तो आ गई आपके पास में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई। अच्छा, वो क्या हमसे क्वेश्चन से पूछा गया था, अंटिल इट स्टॉप्स हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट। अब देखिए, ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी जूल में निकाली है ना, ये तो काइनेटिक एनर्जी आई, लेकिन हमें वो कह रहे हैं कि इसको आप कन्वर्ट करो कैलोरी में। कैलोरी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हीट में कन्वर्ट करो। तो अभी हम ये पढ़ के आए हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में हमने पढ़ा है कि जब हम किसी मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करें हीट में या हीट को कन्वर्ट करें मैकेनिकल वर्क में, तो उसका जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि मैकेनिकल वर्क, हमने ये पढ़ा है कि मैकेनिकल वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, यही पढ़ा है। अब यहाँ पर मैकेनिकल वर्क कौन है, काइनेटिक एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्योंकि इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू भी लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी को। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा यू बाय जे इक्वल्स टू क्यू, जैसा पिछले क्वेश्चन में करा था। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 750 और जूल। अब हमें ये जूल की वैल्यू तो पता है 4.18 या 4.2 लिख देता हूँ मैं इसको, 4.2 इक्वल्स टू थीटा। अब जरा इसको आप डिवाइड कर लें, इसको मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 42 से 7500 को, तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3, यहाँ पर ये हो जाएगा 33, एक 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा ये 42, 7, 7 दूनी 14, 7 14 28,
और 29, यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 का 6 हासिल आएगा, 8 16 24 32 33। तो देखिए ये 336 आ रहा है, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, इसके मतलब 7 से जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 टू जा 14 का 4 कैरी 1 7 14 28 294 माइनस करेंगे तो समझ में आ रहा है ना। अभी तो डिवाइड करना सभी को आता है, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 36। फिर एक और 0 यहाँ पे हम उतार लेते हैं, तो यहाँ से अब हमको कितना मिलेगा, ये अब 8 टाइम्स हो गया ना, 8 टाइम्स मिलेगा ये आपको 336, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 336, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5 में से जाएगा तो बचेगा 224। तो कितना आ रहा है 178। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 178 कैलोरी इक्वल्स टू Q। ये आपको मिलता है पहले क्वेश्चन का आंसर, कि अगर वो लड़का भाग रहा है, भागने में वो गिर गया, तो गिरने से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट होगी हीट में। तो कितनी कन्वर्ट होगी, तो हमने कहा कि अगर वो 750 जूल का मैकेनिकल वर्क करता है तो हीट में वो आपको कितना मिलेगा 178 कैलोरी, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब हमको दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करना है कि वो कह रहे हैं कि हीट एनर्जी इज़ कन्फाइंड टू ए वॉल्यूम ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हिज फ्लैश। मतलब जब वो गिरा तो उसके सिर्फ कुछ हिस्से, मतलब 2 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में ही वो हीट जनरेट हुई, वो हीट कन्वर्ट हुई। तो उस पर्टिकुलर एरिया में कितना टेम्परेचर का राइज होगा। चलिए तो देखते हैं इसके आगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो याद रखना है वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी थी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 750 जूल, ये हमको पता है, ठीक है। अब चलिए, अब हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि, तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको आप मान लो Q1 मान लो। अब हम बात करते हैं Q2 की। अब ये Q2 क्या है, ये हम यहाँ सेकंड वाला पार्ट ले रहे हैं कि जो हीट एनर्जी है वो, अगर हमें स्पेसिफिक हीट पता है, मास पता है और टेम्परेचर पता है, तो हम क्या फॉर्मूला जानते हैं Q2 का, वो होता है MS और चेंज इन टेम्परेचर, MS चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला है। अब हमें देखिए यहाँ पर ये निकालना है, क्या निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हमारे पास Q2 है, नहीं है, Q2 तो हमको निकालना है। स्पेसिफिक हीट तो हमारे पास है और डेंसिटी है। अब देखिए डेंसिटी है और वॉल्यूम है, डेंसिटी है हमारे पास और क्या है, वॉल्यूम है। तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ अब फॉर्मूला है जिसमें हम डेंसिटी और वॉल्यूम का यूज़ कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर Q2 कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी दे रखा है आपको 950 kg। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, मैं इसको ऐसा लिख दूँ 0.95 भाई kg में ना, kg है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.95 और इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो दे रखी है आपको 1 और ये हो जाएगा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमको Q2 क्या मिलता है, ये हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 190, मतलब 1.90 इंटू डेल्टा टी, ये हमको रिलेशन मिल गया। अब क्या कहना है उनका आगे, तो ये हमने क्या करा, ये हमने एनर्जी निकाली। भाई सब एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कहा कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करो हीट में, तो हमने हीट में कन्वर्ट कर दिया, वो हमको ये मिली, ठीक है ना। कहाँ मिली, θ1, अभी लिखा नहीं था मैंने, ये θ1 जो फर्स्ट हमको काइनेटिक एनर्जी मिली वो कितनी मिली थी हमको, वो मिली थी 179 जूल, वो कितनी मिली थी 179 जूल, ये मिली थी। अब वो कह रहे हैं कि जो उसका फ्लैश था, मतलब जितनी भी हीट है वो कन्फाइंड हो गई है वॉल्यूम में, तो मतलब ये जो एनर्जी थी उसकी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हुई, वो उसकी उस फ्लैश, पर्टिकुलर फ्लैश की वजह से हीट निकल रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो Q1 है और ये जो Q2 है ये आपस में बराबर होंगे। भाई Q1 और Q2 बराबर होंगे ना, क्योंकि जो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है ये, और ये जो आपने MS डेल्टा थीटा से निकाली है,
ये दोनों इक्वली तो है, जितनी एनर्जी वहाँ से मिली उतनी एनर्जी यहाँ से मिलेगी। तो θ1 इक्वल टू θ2 अगर हम करते हैं तो θ1 कितना हो जाएगा 179 और θ2 कितना हो जाएगा 1.9 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा 179 1.9। देखिए ये हमको चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा। अब इस डेसिमल को हटाऊंगा मैं, यहाँ पर ऊपर लगा देता हूँ और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 19 से 1790 को, तो ये कितने टाइम्स जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में 19 इंटू 9 81 8 9 और 8 17 171। तो यह हो जाएगा 8 टाइम्स, यह हो जाएगा 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 171, ये हो जाएगा 0, 9 में से बन जाएगा तो 8 बचेगा। 81 यहाँ पर लगाते हैं आप, 81 है ना, तो फिर यहाँ पर जाएगा आपके पास में 4 टाइम्स 19 इंटू 4 9 8 27 36 6 या 3 4 5 6 7 76। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 94, ये हो जाएगा 76 माइनस ये हो जाएगा 4 डेसिमल 0 9 दुनिया 9 18 27 36 36, ये हो जाएगा 4, मतलब 94.2 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर में चेंज आएगा, इतने टेम्परेचर में चेंज आएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि हमने क्या करा, इसमें पहले हमने काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करा कैलोरी में, मतलब हीट एनर्जी में, ठीक है ना। वो कितना आया 179। फिर उन्होंने उसी जो एनर्जी वो हीट एनर्जी बनी थी उसी में उन्होंने स्पेसिफिक हीट दे दिया, मास दे दिया, डेंसिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। तो वहाँ से हमने नए सिरे से उसकी हीट फॉर्म में निकाली एनर्जी। अब चूँकि दोनों एनर्जी इक्वल है तो हमने कहा Q1 बराबर Q2, तो दोनों में हमने कंडीशन इक्वेट कर दी। तो वहाँ से चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया 94.2 डिग्री सेल्सियस, इतना वहाँ पर टेम्परेचर का चेंज आएगा। तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।